हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों कलाम की वीडियो की टेस्ट सीरीज़ के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से साथियों फाइनल टेस्ट 1 हो चुका था। आज अपन चर्चा करेंगे फाइनल टेस्ट 2 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ साथियों, जो कलाम एकेडमी के साथियों अपन 5 फुल टेस्ट करेंगे, ठीक है। और वहीं बात करें अपन बूस्टर एकेडमी के 10 फुल टेस्ट करेंगे। इसी के साथ में आपके 15 फुल टेस्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फाइनल टेस्ट 2 के एनालिसिस के बारे में। तो चलो भाई देख लो, पहले ही बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि वगैरह वगैरह, तो मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता मेरे भाई। हिंदी वाले अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, आपके पास में सवाल नंबर 1 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रणथंभौर के किले में स्थित नहीं है। इन चारों ऑप्शनों के अंदर से साथियों जो एक श्रृंगार चौरी है ना, ये रणथंभौर के किले के अंदर से नहीं है। तो ये श्रृंगार चौरी है कहाँ पर मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना उसके अंदर से है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले में है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में से सही सुमेलित नहीं है वो बात हो रही है, ठीक है। एक तरफ आपको रचना दे रखी है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दे रखे हैं। जैसे शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध के रचनाकार कवि माघ हैं, ठीक है। दूसरा बात करें खांडे कम, ये है ब्रह्मगुप्त का जाति है। दूसरा बात करें विरुद्ध छतहरी दे रखा, तो साथियों इसके दुर्सा हाड़ा दे रखे हैं। एक दे रखा साथियों रणमल छंद। रणमल छंद के जो रचनाकार हैं मेरे भाई वो आते हैं श्रीधर आते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई? श्रीधर आते हैं, याद रखना। ये आपका असुमेलित आ जाता है, साया जी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि संत मावजी के संबंध में निम्न में से असत्य पूछा गया है। पहला बात करते हैं, मावजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक बात आती है। मावजी द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाएगा, ये बात भी सही है। मावजी ने सांगलिया धूनी की स्थापना की थी, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा असत्य आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा किस स्थान पर दिया। तो साथियों रामदेव जी के द्वारा 5 पीरों को पंच पिपाली स्थान के पर पर्चा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। तो साथियों जोगिया सारंगी बजाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जला, घुड़चड़ी, बधवा, हल्दी आदि लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। बात से ही पता चला, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपने पास में ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है आपके पास में, पूर्वी राजस्थान की उपबोली आपसे पूछी गई है। पूर्वी राजस्थान की जो उपबोली है मेरे भाई वो कौन सी आपको देखने को मिलेगी, वो चौरासी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बछबारस का त्यौहार मनाया जाता है। तो बछबारस का जो त्यौहार है साथियों ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है। तो साथियों इसमें से पुरुष का वस्त्र के बारे में बात करें, जामा है, खेस है, पछेवड़ा, ये सारे पुरुष के हैं, लेकिन ये लंपा है ना मेरे भाई, ये पुरुष का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पिछले वाले पेपर में आया था, याद रखना। खीवन आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो साथियों सीधी सी बात है, जो खीवन आभूषण है नाक में पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। बात हो रही है तो साथियों इसमें से रम्मत जो लोक नाट्य है उसके बारे में बात करें तो इसमें से एक समुदाय के लोग सहभागी होते हैं, ये रम्मत लोक नाट्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म में किस पर्व पर क्षमा याचना मांगने की प्रथा है। तो साथियों पर्युषण पर्व पर क्षमा याचना की प्रथा बताई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आपके पास में सवाल दे रखा है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असंगत पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, आप क्या करते हो क्वेश्चन को जल्दबाजी करते हो,
तो वहाँ पर से गलत कर आ जाते हो। अगर भाई सचमुच में कोई वीडियो की तैयारी करा तो साथियों एक सीरीज चला रखी है जिसमें अपन रिवीजन कर रहे हैं। 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जिसके अंदर से अपन ने देखे थे टॉप 100 वर्ल्ड ज्योग्राफी के अपन MCQs देखे थे, उसमें से आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। वहीं बात करें अपन दूसरा जो कृषि से संबंधित 30 अंकों वाला जो पार्ट है उसमें से अपन टॉप 200 क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, और उन टॉप 200 के अंदर से आपका वो जो कंप्लीट जो सिलेबस है 30 अंकों वाला वो वहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। तो उस श्रृंखला को देख लोगे तो लगभग आपका रिवीजन है वो 90% बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा साथियों कि सभी सब्जेक्टों का आपको रिवीजन करवाया जाए। आपके पास में सवाल पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असंगत पूछा गया था। देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय स्थल है, ठीक बात है, जिसमें से भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। पक्की ईंटों का नहीं था मेरे भाई, वहाँ पर से कच्ची ईंटों का था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट था साथियों देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो साथियों नागभट्ट प्रथम को किया गया था मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है अजयराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और बात करें तो यहाँ पर से सही कथन के बारे में बात हो रही है। पहला बात करते हैं देखो साथियों, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो साथियों सोने के सिक्के चलाए जो अजय प्रियद्रम कहलाए थे, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। दूसरा बात करें अपने जीवन काल में ही राज्य अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया गया था, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर से सत्य कथन कौन कौन सा है? ए और सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो साथियों उस समय नाहर खां मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मूर्छित हो जाने के पश्चात युद्ध संचालन के लिए सरदारों द्वारा की गई प्रार्थना को किसने ठुकरा दिया था? तो साथियों जो सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत थे उनके द्वारा ये जो प्रार्थना थी उसको ठुकरा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? 1857 की क्रांति के समय किसने नीमच छावनी के किले की रक्षा का प्रयास किया था? तो वो सही रहेगा साथियों, कप्तान मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रयास किया जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं। मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रौदों में पाले जाने वाले जंगली सूअरों का कारण था, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, मोहम्मद हादी ने अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, मेव संकट की जांच हेतु यासिन खां के नेतृत्व में बेलग्रामी समिति का गठन किया गया, ये बात साथियों यहाँ पर से असत्य आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। और ये जो आंदोलन है मुख्य रूप से अलवर भरतपुर का था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो साथियों इनका संबंध था जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की, असत्य है मेरे भाई। दूसरा बात करें, जसवंत सिंह प्रथम मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के पक्ष में, धर्मत के युद्ध में दारा के विरुद्ध था, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें तो मुणोत नैनसी जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, ये बात भी यहाँ पर से सही गलत आती है साथियों। और पूछा गया कि सही कथनों का चयन करना है, तो सारे कथन क्या हैं? असत्य है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान सेवा संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिहर भाई किंकर ने मिलकर स्थापना की, बात सही है। दूसरा बात करें, जयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी तथा बूंदी में इसकी
शाखाएं खोली गई, बात ये भी सही है। दूसरा बात करें, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र था तरुण राजस्थान, ये बात भी सही है। सत्य कथनों के बारे में बात हो रही है तो साथियों सभी सत्य आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को किस रियासत का प्रशासक, यहाँ पर से नाम आ जाता SN स्प्रू को नियुक्त किया था? तो साथियों भरतपुर रियासत का। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पहला कथन बात करते हैं, आर्य समाज के संस्थापक और प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा की, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, वाल्टरकृत राजपुर तितकानी सभा के सुधारक क्षेत्र की संकीर्णता ने इसे सफल नहीं होने दिया, ये बात गलत आती है। तो यहाँ पर से साथियों जो सत्य कथन है वो सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो आपका सही कौन सा रहेगा? ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइन में होता है? तो साथियों ये लेफ्ट साइड में होता है। जैसे आपके पास में इस प्रकार से एक्सेल होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है, तो आपके पास में क्या पूछा है? टेक्स्ट डाटा है वो साथियों किस साइड में आपको देखने को मिलेगा? वो इस तरीके से लिखा रहता है लेफ्ट साइड में। अगर बात करें आपके पास में कोई न्यूमेरिक डेटा है मेरे भाई, वो इस तरीके से भरा रहेगा, वो बाईं तरफ से रहेगा। ठीक है, ये बाईं तरफ से रहेगा, न्यूमेरिक कोई नंबर हो गया वो जैसे, ठीक है, और यहाँ पर से अल्फ़ाबेट कोई नाम हो गया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल किया जाता है, यहाँ पर चलता है साथियों, MS वर्ड 2019 में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है? ये बुकमार्क से संबंधित है मेरे भाई। किससे है? बुकमार्क से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल दे रखा है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कुल पंक्तियों की संख्या होती है, तो उसमें होती है साथियों 1,48,576 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता है सबको कि एप्लीकेशन डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो वो साथियों सेल आता है। वैसे देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल और सेल ही दो चीज़ें होती हैं मेन रूप से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक कीबोर्ड में कार्य कुंजियों की संख्या आपसे पूछी गई है। ऐसे सवालों को साथियों कंप्यूटर के जितने भी सवाल हैं तो याद रखना, उनको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना, वो सवाल ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ पर से फंक्शन कीज़ के बारे में बात हो रही है, तो फंक्शन कीज़ है साथियों F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है, तो इनकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो साथियों कौन सा करता है? वो प्लॉटर करता है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है GUI का, बहुत बार पूछा जाता है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको कहा जाता है। ठीक है, एक साथियों इसी से मिलता जुलता होता है, उसका नाम आता है CUI, उसका होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? वो बात हो रही है यहाँ पर से। तो पहला कथन बात करें, मोटा अनाज उत्पादित में राजस्थान 28.6% हिस्सेदारी के साथ में दूसरे स्थान पर है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, ये दूसरे स्थान पर न होकर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कृषि और आर्थिक विकास वाले हैं, जो 30 क्वेश्चन वाले हैं ना, 30 अंक वाले हैं, वो यहाँ पर से क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे भाई। तो देखो, तोरई, सरसों, तारा मीरा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित उगम बात हो रही है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा क्रांति है, कृष्णा क्रांति मतलब कि काली क्रांति टमाटर से नहीं है मेरे भाई, ये पेट्रोलियम जो उत्पाद है उससे संबंधित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, निम्न में से राष्ट्रीय
कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन 2010 के अंतर्गत कौन से उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं? पहला बात करते हैं साथियों बीज और रोपण सामग्री पर, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, ये भी है। और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, ये भी शामिल किया गया है। लेकिन साथियों मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और स्वास्थ्य कार्ड वाला है, ये शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही कोट बात करें तो तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो फेल्सपार उद्योग नहीं है मेरे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों परिवहन की सुविधा, ठीक है, सल्फर व चूने की उपलब्धता, सस्ते और कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ठीक आ जाती है। लेकिन साथियों जो तकनीकी है ये जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं अपन चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की तरफ आप जाओगे तो आपको 12 कोटा बूंदी वाला आएगा, ठीक है भाई साहब। इसरदा परियोजना के बारे में बात करें तो दौसा टोंक आ जाएगा। जाखम परियोजना की तरफ आप जाओगे तो आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ आ जाता है। और एक और बचती है मेरे भाई सिद्धमुख परियोजना, तो ये आपकी आ जाती है पहले वाले में आ जाती है हनुमानगढ़ और चूरू में। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई? ये दूसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ गया? देखो साथियों इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक आपसे पूछा गया सत्याकृत। पहला तो आ जाता है साथियों पवन अपर्दन, दूसरा बात करें वनस्पति क्षरण आ जाता है, और तीसरा बात करें तो जल अपर्दन आपको देखने को मिलेगा। ये राजस्थान में अपर्दन होता नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों अपर्दन आएंगे तो यहाँ पर से आपका दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है ये लो, भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो सीधी सी बात आ जाती है राजस्थान में जो प्रभावित क्षेत्र है वो 62.06% है। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1980-90 से केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय सहयोग आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना 11:1 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई निम्नलिखित में से राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो प्रमुख घटकों के बारे में अगर बात हो रही है तो देखो साथियों निर्यात है, विपणन सहायता है, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी है, खनन तेल और प्राकृतिक गैस, सारे आपके पास में देखने को मिलेंगे और यह आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में विद्युत उत्पादन का कितना योगदान है? तो कितना योगदान है मेरे भाई? 176.69 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में मानक प्रोत्साहन पैकेज में कौन सी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है? तो साथियों कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक तो आ जाता है अनुसंधान विकास आ जाता है, दूसरा बात करें तो सनराइज सेक्टर है, ये भी है, विनिर्माण क्षेत्र है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो हरित विकास है ये शामिल नहीं होता है। यहाँ पर से आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। पहले बात करते हैं अपन सबसे पहले किसके बारे में? यहाँ पर से आता था JK वाइट सीमेंट। JK वाइट सीमेंट मेरे भाई कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी गोटन नागौर में। दूसरा बात करें चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट के बारे में अपन बात करें तो साथियों ये कहाँ पर से है? झुंझुनू में है। वेदांता जिंक दूसरा बात करें वेदांता जिंक स्मेल्टर है, ये कहाँ पर है? ये साथियों चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। और आता साथियों मॉडर्न बेकरी है, ये साथियों आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पर से दूसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई निम्नलिखित में से वन उत्पादन पर आधारित नक्काशीदार फर्नीचर उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो बाड़मेर में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से राजस्थान में वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में रत्न व आभूषण का कितना प्रतिशत है? तो 13.36% है।
ऐसे सवालों को समझाना नहीं साथियों, ये डेटा आपको रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान खनन नीति 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें तो खनन क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में 2023-24 में 3.4% से बढ़कर 2046 तक 8% करना है। बात सही है। वैसे देखा जाए 2023-24 तक तो 3.4 आ जाता है, और वहीं बात करें 2029-30 तक इसको साथियों 5% करने का लक्ष्य है, और 46-47 तक इसको 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, वर्ष 2029 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से अधिक रोजगारों को जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है ये रहा भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य खाद्य एवं खनिज लिमिटेड के उद्देश्य से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला आ जाता है कि राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से उत्खनन करना है। ठीक है। दूसरा बात करें, लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना, ये बात भी सही है। दोनों सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्देश्य से निम्न है। ये आपके पास में दे रखा है। राइजिंग राजस्थान से सवाल 100% आएगा, पढ़कर चले जाना मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव के दौरान प्रवासी राजस्थान चिकित्सकों के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के हितों के ध्यान में रखते हुए नया विभाग बनाया गया, ये बात भी सही है। 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ये बात भी सही है। तीनों कथन एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमी के लिए एक मुश्त मार्जित मनी अनुदान रखा गया है। तो कितना रखा गया है? 5 लाख रखा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत सागर नहीं है? तो साथियों दक्षिण चीन सागर है, बेरिंग सागर भी है, लेकिन साथियों कैस्पियन सागर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो साथियों ये कहाँ पर से है? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, वो बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं, नाम आता है, देखो एक तरफ मरुस्थल दे रखा है, दूसरी तरफ आपको देश दे रखे हैं। ठीक है। वैसे आपको अगर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है तो साथियों टॉप 100 का अपन ने एक क्लास डाली हुई है, उसमें से आपके कंप्लीट टॉप 100 जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाया गया है, उनको जाकर देख लेना। वीडियो वालों के लिए वो रामबाण साबित होगी। ठीक है। तो बात कर, देखो एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ आपको देश दे रखे हैं। मरुस्थल के बारे में बात करें तो सोनोरन कहाँ पर है मेरे भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा बात करें तो नाम आता है तकलामकान, ये आपको चीन में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं काराकोरम, ये आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिल जाता है। दे रखा है आपको गिब्सन, तो गिब्सन तो साथियों कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है मेरे भाई। कहाँ पर से है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से आ जाता है। ये ईरान में बात करें तो साथियों ईरान में जो मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको नाम याद रखना, दसत ए लूत कहा जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं दसत ए काविर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, घुमाया गया है क्वेश्चन को, देखते हैं अपन। पहला बात करते हैं, कैटरबरी का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, विश्वविख्यात पर्ल हार्बर पोताश्रय ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये बात भी सही है। गेहूं ऑस्ट्रेलिया का मुख्य खाद्यान्न फसल है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान को स्टेपीज नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई ये स्टेपीज नाम से नहीं जाना जाता ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, उसको नाम जाना जाता है डाउन्स नाम से जाना जाता है। स्टेपीज के बारे में बात करें तो पूर्वी यूरोप हो गया, मध्य एशिया, उसमें जाना जाता है। ठीक है, तो यह आपका असत्य आ जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है? तो याद रखना क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है वो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ईरान में स्थित है? ऊपर बता कर आया हूँ साथियों, तो देखो कौन कौन सा आ जाता है। दस्त ए कबीर मरुस्थल, दूसरा दस्त ए लूट आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों के दोनों आपको ईरान में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। बात करते हैं गोबी का मरुस्थल, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये गोबी का मरुस्थल है, ये मंगोलिया में है। कहाँ पर है? मंगोलिया में है, ठीक है। इसके बारे में और बात करें तो साथियों ये ठंडा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते नाम आता है सोना रान मरुस्थल, ये कहाँ पर है साथियों? मेक्सिको के पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाता है। तो बात हो रही थी ईरान के अंदर से साथियों, तो 2 आपको देखने को मिलेंगे, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ये रहा दे रखा आपके पास में बाब अल मुडवे जल संधि कौन से महाद्वीप को अलग करती है? तो साथियों एशिया और अफ्रीका को करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको सीधी सी बात है कि अंटार्कटिका में मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहा एस्क खान क्षेत्र जिलों से सम्मिलित करना है। वहीं बात करते हैं, देखो साथियों मोरिजा असुमिलित है वो बताना है। मोरिजा जयपुर में है। दूसरा बात करें तो लोहापुरा बूंदी में है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें नाथरा की पाल उदयपुर में आ जाती है। नेक्स्ट बात करें नीमला रायसेला, तो नीमला रायसेला मेरे भाई कहाँ पर है? ये दौसा में है। कहाँ पर है लाडले? दौसा में जाती है। जयपुर में बात करें तो साथियों नाम याद रखना मोरिजा बानोल आएगी, ठीक है। मोरिजा बानोल के साथ में एक और याद रखना नाम आता है बोमानी, याद रखना, ठीक है। और बोमानी के साथ में एक और याद रखना मेरे भाई, कौन सी? चोमू वाली, चोमू सामोद क्षेत्र वाला, ये आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो बात हो रही है। सीमेंट है वो मोडक आपको देखने को मिलेगा। उर्वरक गडेपान आ जाता है। तांबा कोतिहान आ जाता है। ग्लास कांच के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से नाम क्या दे रखा है? लीलावानी दे रखा, तो लीलवानी दे रखा। तो लीलवानी कहाँ पर से देखने को मिलेगा साथियों? ये बांसवाड़ा में है मेरे भाई। कहाँ पर से है? बांसवाड़ा में। और ये क्यों फेमस है मेरे भाई? ये मैग्नीज उत्पादन के लिए, किसके लिए? मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर से ये असत्य है, पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, असुमेलित का चयन कीजिए। बात करते हैं, देखो नाथ की नेरी अवरक के लिए, डाकन कोटड़ा राकेट फॉस्फेट आ जाता है। मांडो की पाल बात करें तो साथियों मांडो की पाल है कहाँ पर मुख्य रूप से? तो ये डूंगरपुर में है मेरे भाई। और डूंगरपुर में भी किसके लिए? ये फ्लोराइट के लिए है मेरे भाई। किसके लिए आ जाता है? फ्लोराइट के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। वहीं बात करते हैं अपन फेल्सपार के बारे में, तो फेल्सपार के लिए अपन को क्या याद रखना है मेरे भाई? ये आपको याद रखना है अजमेर, ठीक है। अजमेर याद रखना है। और यहाँ पर से कौन सा? मकरेरा, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से आपका तीसरे वाला है वह सुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की कौन सी बेसिन को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निर्देशालय द्वारा प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वो कौन सा आता है साथियों? विंध्यन बेसिन है वो। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? निजी क्षेत्र का राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? तो सीधी सी बात आपको पता है कि गुड्डा है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको कोयला और गैस खाने दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। पहला बात करें बथीनोक, तो बथीनोक मेरे भाई कहाँ पर है? ये है आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे का नाम आता है जालिया। जालिया कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई? ये बाड़मेर में मिलेगी। दूसरा बात करते हैं कसन्नऊ, ये कहाँ पर है साथियों? इसके बारे में बात करें तो ये आपको नागौर में देखने को मिलेगी। तन्नोट आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा। कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर से सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों सीधी सी बात है कि उष्णकटिबंधीय दोग वन पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक। नेक्स्ट बात करते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो साथियों कोटा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। किसके कारण होती है?
उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है, जिसको माउट कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? माउट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आपके पास में सवाल दे रखा है कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार जयपुर में मुख्य रूप से कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखना CWG पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? CWG पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। बात की जाए देखो साथियों, राजस्थान के कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो झालावाड़ और उदयपुर करता है मेरे भाई। ये सीधा सा सवाल है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? वो बात हो रही है। तो देखो साथियों, ये आपके पास में दे रखी है। पहले बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम आ जाता है खो, यहाँ पर से। ठीक है, और खो कहाँ पर है? ये जयपुर में है मेरे भाई। इसकी ऊंचाई बात करें मेरे भाई तो ये 920 मीटर आपको पास में देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सी आती है? तारागढ़ आ जाती है। ठीक है, तारागढ़ आ जाती है, जो मध्य अरावली की चोटी है साथियों। और ये तारागढ़ है, ये 873 मीटर है। कहाँ पर है? 873 है, अजमेर में है मेरे भाई। अजमेर आ गई। फिर कौन सी आती है साथियों? यहाँ पर से बच जाती है एक और, बिलाली। कौन सी बस्ती है? बिलाली बस्ती है लाडले। तो बिलाली कहाँ पर है? ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में बच जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाती है साथियों 775 मीटर। एक बस्ती है साथियों रोजा भाकर। कौन सी बस्ती है? रोजा भाकर बस्ती है। रोजा भाकर के बारे में बात करें तो साथियों इसकी जो ऊंचाई है वो 730 मीटर आ जाती है। अब देख लो आपके पास में आंसर कौन सा रहेगा? दूसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है वो पूछा गया है। एक तरफ पर्वत चोटियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाइयां दे रखी है। रघुनाथगढ़ की ठीक है, खो की भी ठीक है, बैराज की भी ठीक है। बैराट की 804 बता रहा है। 804 नहीं है मेरे भाई, 704 है। कितनी है? 704 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन। देखो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान की उत्पत्ति ठेठीस सागर के स्थान पर हुई। ठीक बात आती है। आड़ौती के पठार की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई। ये बात भी सही है। नागौरी उच्च भूमि अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का भाग है। ये बात भी सही है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार के नाम से है वैसे तो। लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ है मेरे भाई? ये तो उदयपुर में है। कहाँ पर से है? उदयपुर में। कटापटा पठार है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा असुमेलित है पर असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सरल सा सवाल है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो साथियों ये डच्चीगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से है। जब अपन उसके अंदर से देखेंगे टॉप 200 MCQs के अंदर से देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, उसमें से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। नो टेंशन आप। नेक्स्ट बात करते हैं। बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं। बल का जो मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर आपके पास में दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। देखो साथियों ये बात यहाँ पर से क्या बता रहा है? सत्य पतन पूछ रहा है तो गलत आ जाता है। बल एक सदिश राशि है। ठीक बात है भाई साहब। दूसरा बात करें, घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर से साथियों आपका ये दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि इस तरह आपसे पूछा गया तो 60 dB तक वो सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। आपके पास में सवाल दे रखा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है भाई साहब, क्षारीय होती है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये बात भी सही है। दोनों सही है मेरे भाई, ए और बी। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से वन संवर्धन को कहा जाता है तो साथियों उसको क्या कहते हैं? सिल्वरी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर है साथियों, उसको क्या कहते हैं? देखो फ्लोरिकल्चर है, इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? जो फूलों की खेती होती है उसको कहा जाता है फूलों की खेती। दूसरा बात करें वर्टिकल्चर तो साथियों ये अंगूर है। किसकी? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती आ जाता है। एक और बच जाता है मेरे भाई इसी के साथ में सेरीकल्चर, नाम से पता चल रहा है तो याद रखना इसको, रेशम के कीड़े की खेती इससे संबंधित मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर खालिस्तान बनने के
कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण हो जाती है साथियों? कॉपर कार्बोनेट के कारण हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है साथियों? तो याद रखना वो हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो विटामिन डी है मेरे भाई वो, ठीक है, जो सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से दे रखा कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण बताए गए हैं। तो जीवाणु जनित के उदाहरणों के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे ही है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल में। कुष्ठ रोग है साथियों, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ठीक है, ये आ गया। दूसरा बात करें क्षय रोग, टीबी रोग के अंदर से, तो साथियों ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। दूसरा बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, ठीक है। और एक आ जाता है साथियों टीटनस। ये टीटनस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटनिनी के द्वारा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है 13/5 की पावर 3 का दशमलव मान पूछा गया है। सीधी सी बात है मेरे भाई, 13/5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 13/125 हो गया मेरे भाई। तो इसका जब अपन निकालते हैं तो ये 0.104 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहा। अब बात करते हैं अपन आगे। दे रखा आपके पास में एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 8% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न आपसे पूछी गई है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आपके पास में जो भिन्न है उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने x बटा वाई कर दिया, x बटा वाई मैंने उसको भिन्न को माना। अब यहाँ पर से जो भी हो रहा है उसको अपन देख लेते हैं। 15% बढ़ा रहा तो मतलब कि 115 हो गया, तो 115 मतलब कि ये आ गया। बटे अपन बात करें घटा रहा तो 0.8% घटा रहा तो 0.92 आ गया, 0.92 वाई आ गया। और इसके बराबर मेरे भाई 15/16 बता रहा है, ठीक है, इतना बता रहा है। अब अपन ने जो पॉइंटों को हटा दिया तो x बटा वाई बचा, x बटा वाई बचा तो 15/16 हो गया मेरे भाई। और ये 92/115 हो गया। इतना आपने किया। अब इसको अपन 15/16 कर लेते हैं, इसको 4 गुणा 23 कर लिया और इसको 5 गुणा 23 कर लिया। अब इससे काट लो मेरे भाई, आपके पास में x बटा वाई का जो मान आएगा वो 3/4 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है कि क्रमशः 20 और 40 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं का संयोजित करके प्राप्त कुल औसत अंक है वो 30 है। यदि दूसरी कक्षा में 35 छात्र हैं तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, वो पूछा गया। पहले बात करें A1 अपन मान लेते हैं 28 है। दूसरा A2 की जो वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 40 दे रखी है और उसका जो मीन दे रखा है AM वो 30 दे रखा है। यहाँ पर से एक N2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 35 दे रखी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा तो मेरे भाई AM बराबर आपके पास में N1A1 प्लस N2A2 बटा अपन क्या लगाएंगे N1 प्लस N2 लगा देंगे। अब जो भी आपके पास में मान है वो सारा रख दो। ये 30 है, ठीक है। यहाँ पर से आपके पास में N1 की वैल्यू फाइंड करनी वो है नहीं, यहाँ पर से 28 आ गया। N2 और A2 दोनों की वैल्यू आपके पास में है 35 गुणा 40 आप रख दो यहाँ पर से। तो यहाँ पर से N1 प्लस का 35 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से आपके पास में निकल कर आएगा 2N बराबर आपके पास में 350 आ गया मेरे भाई। और N1 की जो वैल्यू आएगी वो 175 आएगी। 175 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। आपके पास में सवाल क्या दे रखा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपये में बेचा। बाद में क्या कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। पहली बात करते हैं, देखो साथियों अपन आपके पास में 20% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से कितने पर देखो आ जाता है 400 रुपये में अपन यहाँ पर से ये बेच रहा है। तो इसका आप CP निकाल सकते हो। तो CP कितना हो जाएगा साथियों, SP बटे 1 माइनस का लॉस परसेंटेज बटा 100 आ जाता है। ये अपन लगाएंगे तो आपके पास में जो CP आएगा वो आएगा मेरे भाई 400 बटा आपके पास में 0.8 आ जाएगा। तो आपके पास में वो 500 आ जाएगा CP।
अब ये क्या कर रहा है कि 10% लाभ के लिए बात हो रही है, 10% के लाभ हो रही है, तो न्यू एसपी अपन निकालेंगे। तो एसपी बराबर मेरे भाई क्या आएगा, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी, साथ में ही 1+ का परसेंटेज, मतलब कि प्रॉफिट चाहिए उसको 10% का, तो ये आ जाता है। तो आपके पास में सारी वैल्यू आपके पास में आ जाती है साथियों। तो 500 है, ठीक है, और यहाँ पर से पी का मान है 10% और बटा 100 आ जाता है। तो अब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में मान आएगा 550, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया और उत्पादन पर 10% 2 क्रमिक छूट देकर उस उत्पाद को 32,400 रुपये में विक्रय किया। उत्पाद का लागत मूल्य पता करें। इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। आपके पास में एसपी दे रखा है, एसपी कितना है, 32,400 दे रखा है मेरे भाई। 10% ही उसको छूट दे दी, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, वहाँ पर से मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हो, एमपी फाइंड कर सकते हो। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर से, एसपी बराबर एमपी, और छूट कितनी दे रहा है मेरे भाई, ये आ गया D1/100 आ गया, और दूसरा D2/100 आ गया। यहाँ पर से आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास में जो एमपी की वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से आपके पास में आएगी वो 40,000 आ जाएगी। कितनी आ गई, 40,000 आपके पास में एमपी आ गया। और जबकि अपने को तो क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सीपी निकालना है। एमपी आ गया मेरे भाई, तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पर से एमपी बराबर सीपी, साथ में बात करें यहाँ पर से कौन सा होता है, 1+ का यहाँ पर से जो मार्कअप दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है, 60% दे रखा है, वो देख लेना यहाँ पर से, और बटा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से साथियों एमपी बराबर आपके पास में कितना है, 40,000 है, ठीक है। ये 40,000 के बाद में सीपी अपने को फाइंड करना है, 1+ का 60/100 आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे आपके पास में कितना आएगा, 40,000 बटा आपके पास में 1.6 आ जाता है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आपकी 25,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है कि अजय ने 2 प्रकार के निवेशों में कुल 10,000 रुपये का निवेश किया। यदि वह निवेश का पहला भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दे और निवेश का दूसरा भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देता है, तो 1 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 7% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक निवेश की राशि पूछा गया है। इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुल निवेश कितना है मेरे भाई, 10,000 रुपये है, ठीक है साहब। पहला भाग है वो 6% पर है, दूसरा जो भाग है वो 10% पर है, और जो कुल भाग है वो 7% पर है, ठीक है। तो यहाँ पर से पहला भाग दूसरा भाग 10% पर है, कुल कितना है 7%। अब इसका निकाल सकते हो, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाएगा, ये तो 3 आ गया, ये 1 आ गया। अब इनका अनुपात आ गया, अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 3/4, और आपके पास में 10,000 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ये तो आ जाता है 7500। अब दूसरा निकालेंगे तो आपके पास में 1/4, साथ में ही 10,000 ये आ गया मेरे भाई। तो आपके पास में कितना आ गया, ये 2500 आ गया। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से सवाल दे रखा कि 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है। ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है। सीधी सी बात है मेरे भाई, अपन क्या लगाएंगे, डी बराबर आपके पास में P/R/100 का स्क्वायर लगाएंगे। डी का मतलब है डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर से साथियों डिफरेंस कितना है दोनों का, 400 रुपये है मेरे भाई। पी का मतलब क्या है, 10,000 प्रिंसिपल आ गया मेरे भाई। आर अपने को फाइंड करनी है, बटा 100 का स्क्वायर आ जाता है। तो जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये तो 400 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से ये आ गया 10,000, और साथ में ही R² ये रहा, और ये जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये इससे कट गया। R² बराबर आपके पास में 400 आया, ठीक है, और R बराबर आपके पास में 20% आया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंगों के कलमों की कुल संख्या है वो 102 है मेरे भाई, ठीक है। यदि लाल और काले रंगों का अनुपात 5:3 है, काले रंग के कलमों की संख्या हरे रंग के कलमों की संख्या का 33.1/3% है, तो लाल रंग के कलमों के और काले रंग के कलमों के मध्य अंतर पूछा गया है। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। आपके पास में जो टोटल हैं वो कितने हैं, वो 102 दे रखे हैं। वहीं बात करते हैं अपन कौन कौन से
एक तो लाल है लाला और दूसरा कौन सा है साथियों यहाँ पर से दूसरा है काला। इनका जो अनुपात है वो 5:3 दे रखा है। वहीं बात करें देखो साथियों, एक और बता रखा है, क्या बता रखा है यहाँ पर से काले रंग के कलमों की संख्या हरे रंग की कलमों की संख्या का इतना बता रखा है। तो यहाँ पर से साथियों के बराबर आपके पास में 1/3 आपके पास में ये आ गया। ठीक है, तो हरे बराबर आपके पास में कितना है मेरे भाई 3 के आ जाता है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, लाल हो गया, काला हो गया और साथ में मेरे भाई हरा हो गया, इनकी संख्या कितनी है 102 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनके साथ में अक्स मान लो। अक्स मानोगे तो आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाता है साथियों लाल का कितना है 5 अक्स आ गया, काले का बात करें तो 3 अक्स है मेरे भाई, हरे का है h बराबर 3 की हर के की वैल्यू मेरे पास में कितना है 3 अक्स आ जाती है, तो वो कितनी हो गई साथियों वो 9 अक्स हो गई, बराबर आपके पास में 102 आ गया। इन सभी का टोटल किया आपने 17 अक्स आ गया, वो 102 इधर रह गया। अक्स की वैल्यू आपने निकाली तो वो 6 आ गया। अब इनकी सारों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 5 गुणा 6, दूसरा 3 गुणा 6, तीसरा 9 गुणा 6, आपके पास में ये सारे आ गए। तो ये आ गया 30, दूसरे का 18 और तीसरे का 54 आ गया। अब अंतर आपके पास में आराम से निकाल सकते हो, ये कौन सा हो गया, ये लाल हो गया, दूसरा ये काला हो गया, ये हरा हो गया। अब पूछा क्या गया मेरे भाई, इसमें से पूछा गया कि काले कलमों के अंदर से अंतर कौन सा पूछा गया, देखो लाल और काले के अंदर अंतर पूछा गया। लाल और काले के बारे में बात करें मेरे भाई, ये रहा दोनों, तो इसमें से 30 माइनस का 18 कर दे तो इसके अंदर से 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक कमरे की बीमाई लंबाई चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो जाता है, तथा प्रत्येक में 2 मीटर की कमी करने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कमरे की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर से मैंने इसको L मान लिया लंबाई को और दूसरे चौड़ाई को मैंने इसको W मान लिया, इतना किया। पहले जो बता रहा है अपन उसी के हिसाब से बात करते हैं। L में 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई में भी मेरे भाई 3 बढ़ा दिया। ठीक है, तो 5/3 आ गया। जब आप इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास में 3L माइनस का 5W बराबर आपके पास में 6 आ गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। अब दूसरी जो कंडीशन कह रहा है अपन उसी के बारे में बात करेंगे। L में 2 कम कर दिया और W में 2 कम कर दिया, आपके पास में अनुपात हो गया 2/1। जब आप इसको हल करोगे L बराबर 2W माइनस का 2 आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर से L की वैल्यू निकल गई मेरे भाई, तो इसको आप इसमें रख दो, L की जगह रख दो, तो आपके पास में W की वैल्यू आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। अब 12 जैसे ही आपके पास में आई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। 2 में रखोगे तो आपके पास में L की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी मेरे भाई 22 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर 22। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, आपके पास में सवाल दे रखा है कि एक संख्या के 54% 26% के मध्य अंतर है वो 22,512 है, उस संख्या का 66% कितना होगा। कुछ नहीं करना, इसमें से ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी है। अपन क्या करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से इन दोनों का अंतर निकाल लो। पॉइंट अपन अक्स मान लिया, तो जैसे इसको घटाने के बाद में 26 पॉइंट अक्स आ गया। आपके पास में कितना दे रखा है 22,512 दे रखा है मेरे भाई। तो आपके पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से बोल सकते हो कि 0.28 अक्स आ गया। यहाँ पर से साथियों 22,500 कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया। अब अक्स की निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 80,400 हो जाएगा। 80,400 जैसे ही आएगा इसका 66% निकाल लो मेरे भाई, तो कितना आएगा 0.66 मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 80,400 से, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 53,066 आएगा, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, ए ने 1 लाख रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 माह पश्चात बी कुछ निवेश के साथ में उससे जुड़ गया। वर्ष के अंत में उसको 1,80,000 रुपये का कुल लाभ में से ए के लाभांश के रूप में बी के हिस्से का 36,000 रुपये कम मिले। बी ने कितना निवेश किया। इसमें कुछ भी नहीं करना, कुल लाभ के बारे में बात हो रही है। कितना है मेरे भाई 1,80,000 रुपये। कितना है 1 लाख, आपके पास में 80,000 आएगा। तो इसमें से सीधी सी बात है कि पी ए और पी बी, अपन पी का प्रॉफिट आ गया और बी का प्रॉफिट दोनों का आ गया। अब यहाँ पर से क्या कर रहा है, यहाँ पर से कह रहा है कि पी ए बराबर आपके पास में आएगा पी बी माइनस का आपके पास में क्या कर रहा है 36,000 रुपये कम मिले, तो इसको घटा दो मेरे भाई, ये लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर से इन दोनों चीज़ों के बारे में आपके पास में पता चल गया मेरे भाई। क्या क्या पता चला, यहाँ पर से पता चला कि PB माइनस का 36,000, ठीक है, प्लस का PB आपके पास में कितना है, 1,80,000 है मेरे भाई। इतना आपने किया। अब इन सभी को अपने जोड़ा तो 2PB बराबर आपके पास में कितना आएगा, 1,00,000 कितना आ जाता है मेरे भाई, 8,000 आ जाता है। 1,08,000 आ गया। इतना आपने किया, ठीक है। अब आपके पास में जो PA की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो PA की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर से साथियों 72,000 आ जाती है। इतना तो पता चल गया कि PA की वैल्यू यहाँ पर, अरे इस वाले इक्वेशन में रख दो यार, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर रखोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे, अब इन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। ये तो PA आ गया लाला, और ये PB आ गया। अब बात करें साथियों, यहाँ पर से कितना है, जो 1,00,000 रुपये लगा रहा है, कितना लगा रहा है मेरे भाई, 1,00,000 रुपये लगा रहा है। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और वहीं बात करें इस PB ने कितना लगाया वो मेरे को पता नहीं है, 9 महीने के लिए इसने लगाया। अब इन सभी की वैल्यू, PA की वैल्यू आ गई और PB की वैल्यू आ गई। यहाँ पर से सारी की सारी रख दो। यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, ये तो आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और 72,000 के साथ में 1,80,000 इसका ये आ गया। इधर साथियों कितना आ जाता है, ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये आ गया। और यहाँ पर से साथियों ये 9IB आ जाता है। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में IB की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो 2,00,000 रुपये आएगी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है माथापच्ची करने की। नेक्स्ट बात करते हैं। रवि एक निश्चित चाल से 2 किमी की दूरी तय करता है। उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे उसकी दूरी को तय करने में 25% कम समय लगे, वो बात हो रही है। कुछ नहीं करना साथियों, पहले अपन मूल गति है उसको अपन S1 मान लेते हैं और मूल समय उसको अपन T1 मान लेते हैं। अब क्या होता है साथियों, नया समय है जो 25% वो बढ़ा रहा है ना, उसके बारे में। तो वो 25% क्या कर रहा है मेरे भाई, नए समय को, मतलब कि 25% यहाँ पर से क्या हो रहा है, कम लगे, ठीक है भाई साहब। अब अपन जानते हैं ऐसे समानुपाती 1/T जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से साथियों अपन क्या करेंगे, S1 T1 बराबर S2 T2 कर देते हैं। तो यहाँ पर से साथियों आपके पास में S1 T1 बराबर आपके पास में कितना आ जाता है, S2 आ गया। और साथ में ही ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो 0.75 कर दो ना लाडले, यहाँ पर से ये T1 आ जाता है। अब यहाँ पर से आपके पास में T1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास में क्या निकलेगा, S1 बराबर 0.75 S2 आ जाता है, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर से S2 की वैल्यू निकालेंगे तो S1 बटा 0.75 आ गया मेरे भाई। तो इसको अपन सही कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 4/3 S1 आ जाता है। इतना किया आपने। अब क्या करेंगे, अब अपन इसको करेंगे S2 माइनस का S1 बटा S1 इंटू आपके पास में 100 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से जो वैल्यू है वो रख दो, 4/3 S1 माइनस का S1 बटा S1 आ जाता है। इन सारों के अंदर से S1 कॉमन ले ले मेरे भाई, और कॉमन लेने के बाद में क्या कर देगा, आपके पास में बचेगा 1/3, और 1/3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास में आंसर आएगा 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि अन्ना सुबह 5:20 बजे शहर से शहर B के लिए रवाना हुआ। वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति करते हुए 2 घंटे 15 मिनट में यात्रा करता है। उसके बाद वह गति घटाकर 60 किलोमीटर गति कर देता है और 2 शहरों के बीच की दूरी है वो 350 किलोमीटर है। तो अन्ना शहर A पर किस समय पहुंचा, वो बात हो रही है। पहला अपन बात कर लेते हैं। देखो साथियों किस प्रकार से क्या क्या चलता है। वो बंदा क्या करता है, 5:20 पर चलना स्टार्ट करता है। उसकी जो गति थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी मेरे भाई। कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समय कितना करता है वो, 2 घंटे 15 मिनट चलता है। तो इसने दूरी कितनी तय की मेरे भाई, यहाँ पर से 80 गुणा 2 पॉइंट, यहाँ पर से लिख दो 80 गुणा 2.25 कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। इसको घंटे में अपन चेंज कर मिनट में कर लेते हैं, सारा टोटल कर 2 गुणा 2.25 कर दिया गया। तो आपके पास में वो दूरी कर दी उसने 180 किलोमीटर। अब क्या होता है साथियों, इस 350 में से 180 घटा दो, आपके पास में दूरी बची 170। अब 170 को वो क्या करेगा साथियों,
इसका आप समय निकाल लो। समय निकालोगे तो आपके पास में दूरी कितनी है, 170 है मेरे भाई। चाल उसकी दे रखी है ऑलरेडी, तो आपके पास में से 60 का अपने इसको भाग दे दिया गया। तो आपके पास में जो टोटल समय लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 2 घंटे, या फिर बोल सकते हो 2 घंटे और 50 मिनट का समय लगा रहा है। अब यहाँ पर से साथियों पहले कितना था, 2 घंटे कितना चला था, वो 15 मिनट चला था, और दोबारा से दूसरा भाग में चला 2 घंटे 50 मिनट चला। इस प्रकार से आपके पास में जो कुल समय हो गया वो 5 घंटे और 5 मिनट हो गया मेरे भाई। तो वो चला स्टार्टिंग में कितने बजे था, 5:20 पर चला था। तो 5.20 अपन कर दिया गया, और इसमें से जोड़ दो 5 घंटे और 5 मिनट जोड़ दो, तो आपके पास में बचा ये कितना आ गया, 10.25 आ गया। मतलब कि 10:15 बजे वो पहुंच रहा है। तो 10:15 बजे है कहीं पर, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है। केवल लंबाई वृद्धि करने में इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना बढ़ जाता है। नए आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। पहले अपन क्या करते हैं साथियों, इसका जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करते हैं। वो आपको 720 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एल बात करें मेरे भाई 30 दे रखा है। चौड़ाई बात करें तो आपके पास में नहीं दे रखी है। आप जानते हो क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको 720 दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, चौड़ाई निकाल सकते हो। तो चौड़ाई कितनी आएगी मेरे भाई, 24 आ जाएगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आपके पास में क्या कह रहा है कि केवल लंबाई वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना बढ़ जाता है। मतलब क्या कर रहा है मेरे भाई, 720 प्लस का 720 गुणा 1/4 हो गया। मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अब जो एरिया न्यू आया वो आ गया 900। कितना आ गया मेरे भाई, 900 आ गया। अब जैसे ही ये न्यू आया तो आपके पास में आप क्या कर दोगे मेरे भाई, 900 बराबर आपके पास में लंबाई आपको फाइंड करनी है न्यू की, और 24 आपके पास में अभी आपने फाइंड किया है। तो एल न्यू कितनी आ गई मेरे भाई, एल न्यू आ जाती है 37.5 आ जाती है। अब परिमाप के बारे में आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2L+W होता है। वो यहाँ पर से अप्लाई कर दो, 2 साथ में ही आपके पास में 37.5 प्लस का 24 आ गया मेरे भाई। तो आपका आंसर आएगा 123, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल क्या दे रखा है कि आपको नीचे एक पर्सन और उसके बाद में 2 कथन दे रखे हैं, उन कथनों को पढ़ना है और बाद में बताना है। एक आयत के चारों तरफ बाड़ा लगाने का खर्च 10 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 30 मीटर दे रखी है, आयत की चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी है। तो सीधी सी बात है साथियों, इन दोनों कथनों की आवश्यकता होगी, ठीक है, उत्तर देने के लिए। तो आपके पास में कौन सा सही रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 12 और 13 इकाई। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है। आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। पहले बात करें तो देखो 5, 12, 13 ट्रिपलेट से पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे मेरे भाई। तो 30 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपन क्या करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा अपन अक्ष मान लेते हैं, इसके बराबर है। ठीक है। अक्ष का अपन फाइंड कर लेंगे तो आपके पास में कितना आया मेरे भाई, अक्ष की जो वैल्यू आई वो 3 आ गई। अब परिमाप आपको पता है साथियों 2L+W होता है। तो परिमाप लगा दो यहाँ पर से, 2 × 3 प्लस का आपके पास में 10 आ गया। तो आपके पास में आंसर आएगा 26 इकाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दर्शाए गए चित्र में कोण QPR का अर्धक PS है तथा PT लंब है किस पर, QR पर, एवं कोण Q है वो किससे बड़ा है साथियों, R से बड़ा है। तो साथ ही आपको क्या फाइंड करना, तो यहाँ पर से कोण TPS आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखो PT किसके ऊपर लंब है साथियों, ये आपको दे रखा है, PT लंब दे रखा है मेरे भाई, QR के ऊपर लंब दे रखा है। तो यहाँ पर से क्या हो गया,
पी टी क्यू बराबर आपके पास में कोण आ गया पी टी आर। पी टी आर बराबर आपके पास में कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर से कहा गया है कोण क्यू बड़ा है साथियों कोण आर से, ये बात भी कहा गया है। अब अपन क्या जानते हैं मेरे भाई, एक अपन लिया कोण क्यू पी आर प्लस का कोण क्यू प्लस का कोण आर ले लिया, तो आपके पास में मेरे भाई कितना आया, एक त्रिभुज का जो कोणों का मान होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, आपके पास में 180 डिग्री हो गया तो आपके पास में कोण क्यू पी आर बराबर आपके पास में 180 माइनस का कर दो कोण क्यू प्लस का कोण आर कर दो, इतना कर दिया। अब आपके पास में पी एस किससे बड़ा है साथियों, यहाँ पर से कोण पी क्यू पी आर से बड़ा आपके पास में दिखा रखा है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे मेरे भाई इसके बारे में, कोण क्यू पी एस बराबर आपके पास में 1/2 कोण क्यू पी आर कर देंगे। ठीक है, बराबर आपके पास में क्या कर देंगे साथियों, 1/2 180 माइनस का कोण क्यू प्लस का कोण आर कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में बचेगा 90 माइनस का 1/2 कोण क्यू प्लस का कोण आर कर देंगे, इतना किया। अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज का नाम आ जाता है त्रिभुज कौन सा, पी टी क्यू। वह दूसरा बात करें तो त्रिभुज आता है कौन सा, पी टी आर ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज पी टी क्यू। पी टी क्यू बराबर आपके पास में क्या आ गया, कोण यहाँ पर से लेंगे टी पी क्यू बराबर आपके पास में 90 माइनस का कोण आर ले लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा, पी टी आर ले लेंगे। पी टी आर आ गया तो कौन सा, कोण टी पी और आर बराबर आपके पास में 90 माइनस का कोण आर आ जाता है, इतना कर लिया। अब अपन क्या करेंगे साथियों, कोण टी पी एस, टी पी एस दो कोणों के बीच के अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं साथियों, अपन जानते हैं कोण क्यू बड़ा है किससे, कोण आर से, इतना जानते हैं। इतना जानने के बाद में अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर से लगाएंगे मेरे भाई कोण टी पी एस। टी पी एस बराबर कोण क्यू पी एस माइनस का कोण टी पी क्यू जानते हैं, इतना किया। अब यहाँ पर से साथियों कोण टी पी एस बराबर आपके पास में लगा दो इन दोनों के बारे में, तो अपन क्या जानते हैं 90 माइनस का 1/2 कोण क्यू प्लस कोण आर लगा दिया। इधर बात करें अपन साथियों 90 माइनस का कोण क्यू लगा दिया आपने। अब इन दोनों को अपन काटेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, जो टोटल आएगा वो कोण टी पी एस, टी पी एस बराबर आपके पास में आएगा 1/2 कोण क्यू और माइनस का कोण आर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कि कौन सा रहा साथियों, यहाँ पर से आपका फोर्थ वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, आपके पास में सवाल दे रखा है कि चित्र में ओ वर्त का केंद्र है, चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 140 डिग्री है, बी सी को पी तक बढ़ाने पर कोण बी सी डी बराबर है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या जानते हैं कि एक ही चाप से बना कोण केंद्र पे बना कोण परिधि से बने कोण से दोगुना होता है, ये अपन जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कोण बी ओ डी बराबर 2 कोण बी ए डी अपन कर लेंगे। तो अपने पास में क्या आएगा साथियों, कोण बी ए डी बराबर आपके पास में कोण बी ओ डी बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में ए बी और सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं मेरे भाई 180 डिग्री होता है उनका मान। कोण ए और कोण सी बराबर मेरे भाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे, कोण सी बराबर अपन क्या कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से 180 माइनस का 70 कर लेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर से निकाल कर लेकर आए। कहाँ से निकाल कर लेकर आए, यहाँ से एक ही एंगल निकाल कर लेकर आए मेरे भाई। 140 का आधा अपन ने किया था ना यहाँ पर से 70 डिग्री, वो इसमें से घटा दिया। अब यहाँ पर से कोण सी बराबर आपके पास में 110 डिग्री हो गया। तो आपके पास में बात करें तो कोण डी सी बी बराबर आपके पास में कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि
ए त्रिभुज ABC में O एक आंतरिक बिंदु है, मतलब ऐसी सी कहावत इसके अंदर से कही गई है। ऐसा त्रिभुज है, इसके अंदर से एक ये पॉइंट आ जाता है, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ऐसा त्रिभुज आपके पास में दिखा रखा है। इसका A दे दिया अपन ने, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और O इसका आंतरिक बिंदु दे दिया। त्रिभुज में दोनों भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से योग से बड़ा होता है, ये अपन जानते हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले त्रिभुज अपन कौन सा लिया, AOB ले लिया। AOB में अपन क्या करेंगे साथियों, BO प्लस का OA ले लिया और किससे बड़ा है साथियों, AB से बड़ा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा त्रिभुज और ले लेता हूँ मेरे भाई, कौन सा, BOC वाला ले लेता हूँ। इसमें से BO प्लस का OC किससे बड़ा है मेरे भाई, ये BC से बड़ा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तीसरा त्रिभुज और ले लेता हूँ, फिर एक और बच जाता है वो AOC वाला। AOC में अपन क्या करेंगे साथियों, OC प्लस का अपने पास में OA आ गया और साथ में ही किससे बड़ा है साथियों, ये AC से बड़ा है। इसको इक्वेशन नंबर में 3 दे दिया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ दो। तीनों इक्वेशनों को जोड़ोगे तो आपको पता है कि सर हर चीज़ 2 2 बार आ रही है। तो यहाँ पर से आ गया 2 OA के साथ में OB प्लस का OC आ गया। ठीक है, ये आपने किया और आपके पास में ये दे रखा है साथियों, क्या आ गया, AB प्लस का BC प्लस का CA दे रखा है। इतना किया, ये 1/2 है, आप उधर लेकर चले जाओ तो आपके पास में कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर से ऐसी सिचुएशन ऑप्शन नंबर तीसरे में सही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी आवर्ती वितरण में समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक तीनों का मान बराबर होता है तो समक श्रेणी में विषमता होगी, किसमें होगी, शून्य विषमता होगी मेरे भाई उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, माध्य विचलन नहीं है। नेक्स्ट बात करें, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो समांतर माध्य के बारे में बात करें तो साथियों सीधा सा सवाल है, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुलक के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करें तो यह नियमित वितरण में अधिकतम आवर्ती वाला मूल्य होता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें तो साथियों सामांतर माध्य के विपरीत बहुलक पर समक श्रेणी के चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, बहुलक समंकक श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया है साथियों, तो यहाँ पर से चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गई खंडित श्रेणी की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। पहले बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में। यहाँ पर से साथियों अपन जो मूल्य है उनके बारे में अपन देखा जाए तो मूल्य आपके पास में ये दे रखे हैं और सबसे पहले अपन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो कितना कितना आएगा साथियों, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 6 प्लस का, 4 प्लस का, 2 बराबर आपके पास में 17 आ गया और n+1/2 बराबर आपके साथ में 17/2 आ गया साथियों। तो 2 आने के बाद में आपके पास में 9 आ गया। अब आप क्या निकालो साथियों, CF निकालो। CF निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा मेरे भाई, CF के बारे में बात करें तो 4 के साथ में 2, 5, 11, 15 और 17 आ जाता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 15 के बराबर 9 के बराबर आ रहा, तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, ये आ जाता 15, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया साथियों, प्रोफेसर S महेंद्र राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, वर्ष 2025 हेतु किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया, कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करें, 25 मई को इस अभियान की शुभारंभ पालमपुर गुजरात से किया गया, बात सही है। नेक्स्ट बात करें, यह अभियान ICAR द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से संचालित किया जा रहा, बात गलत आती है। देखो साथियों इसमें से बात करें, देखो सत्य कथन नहीं है वो बात हो रही है, तो ये तो 25 मई से पालनपुर से नहीं होता है, ये याद रखना साथियों, तो ये गलत आ जाता है, ये सही है यहाँ पर से। और सत्य पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। तो याद रखना साथियों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
तो साथियों इसके अंदर से साथियों कौन कौन सा सही आएगा उसके बारे में अपन बात करनी है। पहला बात करते हैं, इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते। नेक्स्ट बात करें, इस प्रतियोगिता में राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्क थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बात सही है। दूसरा बात करें, इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। ये बात गलत आती है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा आता है यहाँ पर से, 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पालना बीकानेर के दौरे पर रहे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूरतगढ़ फलोदी के मध्य 336 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण की आधारशिला रखी। बात गलत आती है। दूसरा बात करें साथियों, तो दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर से, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 के अंतर्गत पाली जिले की 10 परियोजनाओं का पुनर्गठन की आधारशिला रखी। ये बात भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पावर ग्रिड नीमच तथा बीकानेर कॉम्प्लेक्स में से विद्युत निकासी के लिए नाम आता है यहाँ पर से पारेषण प्रणाली का उद्घाटन किया। ये बात सही आती है साथियों। तो ये देखो पहला और दूसरा है वो गलत आते हैं, तो असत्य कथन वो पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो याद रखना पखेरुवन निपीरा के लिए दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हाल ही में दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, ली जे मयांग को किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू होता है, तो साथियों अप्रैल 1993 को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करना है। तो देखो साथियों, धारा 37 में अध्यक्षों में अविश्वास प्रस्ताव है, 98 में शक्तियों का प्रत्यायोजन जाना जाता है, 101 में साथियों सतर्कता समिति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा आता है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। विजिबल नहीं था इसलिए थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया। तो यहाँ पर से साथियों सत्य कथन बताना है। पहले बात करते हैं, देखो कौन सा आता है, यहाँ पर नाम दिया रखा है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन राज्य की 20 लाख जनसंख्या से कम पर नहीं किया जाता। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रहता है यदि SC/ST की कुल ग्रामीण संख्या 70% से कम हो। ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पंचायती राज 2008 द्वितीय संशोधन द्वारा राजस्थान में महिलाओं को पंचायत राज में 33% आरक्षण वो प्राप्त होता है। ये बात गलत आती है। सत्य कथन है वो पहला दूसरा सही है। दूसरा बात करते हैं, किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया, यदि किसी पंचायत राज संस्था को कोई संकल्प विधि विरुद्ध हो तो राज्य सरकार ऐसे संकल्प को रद्द कर सकती है। तो ये किस धारा के अंदर से है साथियों, ये याद रखना धारा 92 में है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी के सवाल आ जाते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि किस क्रम में सही विलोम शब्द आपसे पूछे गए हैं, तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा अशक्त और सशक्त रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस युग्म में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम शब्द आपने मेरे भाई क्या आएगा, स्थूल आएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तरणी और तरणी में शब्द पूछा गया, सूर्य और नाव आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में शब्द युग्मों के बारे में बात हो रही है। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो सही शब्द युग्म बताने हैं। जलज बोले तो कमल हो गया, जलद बात बोले तो बादल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संधि शब्द सही है, तो देखो साथियों कौन सा आएगा, मनोधन चिकित्सक, मन चिकित्सक आएगा, मनोचिकित्सक मत कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं है मेरे भाई, निर्दोष में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, को हवन सामग्री, हवन की सामग्री। ठीक है, ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है, हवन के लिए सामग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल दे रखा कि कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो कौन सा दे रखा है, सत धन नारी, सन्नारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो साथियों यहाँ पर से संख्यागमन का दे रखा, संख्या धन आगमन लिख रखा, गलत आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हो साथियों,
आसन में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? तो द्रष्टव्य में नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अभिजात धन यह दे रखा, तो अभिजात्य दे रखा, तो बात इसमें गलत आती है। शुद्ध शब्दों का युगम बताना है, अतिथि और आदर आएगा, सही बात है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस क्रम में सही लोकोक्ति नहीं है? वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, इसमें से कौन सा सही आएगा? वो आ जाता है, देखो साथियों, घोड़े घास से यारी करें तो खाएं क्या, शरण में आकर उत्पाद मचाना, ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं तो कौन सा है मेरे भाई? पड़ोसन। ये पड़ोसन नहीं होता, कोई भी पड़ोसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि ऐसी कोई शर्त या फिर बात जिसे पूरा काम संभव हो भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में मुहावरे युक्त अर्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? कमल तोड़ना, निठल्ले रहना, बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। राम ने चार बातें सुनाई, ये सही आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा? तो देखो साथियों, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, यहाँ पर से बात ये गलत आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से असंगत युग्म आपसे पूछा गया। देखो क्या दे रखा है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दे रखा देखो यहाँ पर से चार्जेबल का सही पारिभाषिक शब्द जो क्या होगा साथियों, यहाँ पर से रहेगा प्रभारी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय हैं? तो कौन सा आएगा? भुजंग और उरंग आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किरण का पर्यायवाची याद रखना साथियों, मराल दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, यहाँ पर से इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें से कौन सा आएगा? यहाँ पर से आएगा मेरे भाई ईच आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो साथियों यहाँ पर से एनी आएगा, एनी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर से क्या आएगा? हैव बीन रनिंग आएगा, दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से इसका कौन सा आएगा? सिनोनिम पूछा गया, तो साथियों ये वाला आएगा। इधर बात करते हैं तो यहाँ पर से हैज़ बीन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करें तो इज आएगा, ठीक। और यहाँ पर से कौन सा आएगा? यहाँ पर से पैसिव पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा? यहाँ पर से आएगा हाउ वर योर मूवी टिकट्स बुक्ड, यहाँ पर से ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से पैसिव पूछा गया, इसका कौन सा आंसर रहेगा? ये सेकंड वाला रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 153 के अंदर से साथियों कौन सा है? नरेशन दिया गया है, तो इसके अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा साथियों? शिखा वाला आएगा, शिखा सेड दैट शी हैड ब्रोट ए लैपटॉप द प्रीवियस डे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसमें से कौन सा आएगा साथियों? इसमें से ये फोर्थ वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 155 में क्या आंसर आएगा साथियों? यहाँ पर से ये फोर्थ वाला आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से 156 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? यहाँ पर से पहले वाला आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से 4 आएगा, कौन सा आएगा? 4, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से 158 का, यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पर से आपसे एरर पूछा गया है, तो साथियों यहाँ पर से ये आएगा। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, मैं मानता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो साथियों 159 में बात करें तो साथियों आपका ये आएगा। और आज का जो लास्ट सवाल है, इसमें से कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। और इसी के साथ में आपका जो वीडियो फाइनल 2 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है साथियों। आपके जो 2 फुल टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर से 3 और बचते हैं साथियों। ये तो कलाम एकेडमी के आएंगे। और साथ ही बात करें तो साथियों जो बूस्टर एकेडमी के 10 हैं वो भी आपके पास में अपन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।